Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है, पैंडेमिक कंडीशन चल रही है और अभी स्कूल से स्टार्ट नहीं होने वाले, ठीक है। बट हमारे पास अभी इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिलेबस, और डे बाई डे आई विल स्टार्ट ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे सीबीएसई की सिलेबस, अकाउंटेंसी 2020 और 21 की, ठीक है। सब बच्चों को पता ही है 80 मार्क्स का पेपर आता है उनका, 3 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में आपकी क्या है, ये बुक बटी हुई है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है आपका 60 मार्क्स का और पार्ट बी है 20 मार्क्स का। पार्ट बी में एक और आपके पास क्या स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पर पार्ट बी में आप इस यूनिट के साथ अगर कोई बच्चा चाहे तो कंप्यूटर वाली यूनिट भी चूज़ कर सकता है। हो सकता है किसी को कंप्यूटर अच्छा लगता हो तो वो चाहे तो इस यूनिट की जगह ये यूनिट चूज़ कर सकता है। पर बेसिकली टीचर्स क्या प्रेफर करते हैं, टीचर्स ये वाली यूनिट ही एक्चुअल में एग्ज़ाम में प्रेफर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली यूनिट है आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जिनका बेसिक मोटिव क्या होता है, समाज की सेवा करना, ठीक है, वेलफेयर के काम करना। तो ये आएगा आपका 10 मार्क्स का। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म की बात करें, सबसे मेजर यूनिट, इकलौती यूनिट है जो 30 मार्क्स की है। और लास्ट है आपका ए यूनिट में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 20 मार्क्स। देखो कंपनी अब तक हम लोग ऐसी थ्योरी पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि कंपनी को प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, कैसे उनका रिडम्पशन करती है, ठीक है। अगर कोई पैसा नहीं चुका पाता तो कैसे उनका फोरफीचर वगैरह वो करती है। और पार्ट बी में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम थोड़ा डीप में देख लेते हैं इसको कि हमें किस में क्या क्या पढ़ना है। ये तो केवल एक टाइटल से, ठीक है। सबसे पहले यूनिट 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसका कंसेप्ट और उसका मीनिंग क्या होता है। फिर यहाँ पर 2 ही अकाउंट बनते हैं, केवल रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये अकाउंट कैसे तैयार किए जाएंगे, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए थोड़ा इसमें बड़े टॉपिक वाली बात। इसमें और भी कई टॉपिक्स हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और बहुत ही ईजी वो समझने में होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यूनिट 2 की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप सबको पता है, जब क्या होते हैं 2 लोग या फिर 2 लोग से ज़्यादा मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर, फिर पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, वो आपकी पार्टनरशिप में क्या मिसिंग है, तो फिर वहाँ पर क्या लागू होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हम उसकी बात करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बेसिकली व्हाट वी मेड, एक्चुअली वी मेड profit and loss account, but here we will make profit and loss appropriation account, division of profit among partners and guarantee of profits, past adjustment, ठीक है, relating to इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, प्रॉफिट। मान लो कि यहाँ पर इसकी बात की जाएगी, साल भर में हमने सारे अकाउंट्स बहुत अच्छे से मेंटेन किए, बट हो सकता है 1-2 ट्रांजेक्शन्स एज ए ह्यूमन मिस्टेक रह जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, लास्ट में एडजस्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। गुडविल, ठीक है ना, नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। 3 तरीके के इसके मेथड यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद बात करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट गुडविल टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट और बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन। तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर आता है, फिर पुराना जाता है, या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसे कोई नया पार्टनर आया तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें अपना प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट सेक्रिफाई। तो वहाँ पर हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं, उसके साथ ही करते हैं सेक्रिफाई रेशो। उसके बाद गेनिंग रेशो, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ठीक है, एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ admission of a partner on change in the profit sharing ratio, treatment of goodwill, treatment for revaluation of assets and reassessment of liabilities, treatment of reserves and accumulated profits, adjustment of capital accounts and preparation of balance sheet,
ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इफेक्ट क्या होगा उसका, इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर कोई रिटायरमेंट ले लेगा, डेथ हो जाएगी, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के पास क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि अब हमें उससे क्या करना है, उससे प्रॉफिट देना ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं गेनिंग रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखो बच्चा लोगों, जिसे भी CS वगैरह में जाना है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टडी करनी है, तो अपने 11th-12th के बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, तब तो सारे एग्जाम आपके लिए एकदम कहते हैं ना मक्खन वाला वो सीन रहेगा। बट अगर 11th-12th अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो फिर आपको सब एग्जाम्स में प्रॉब्लम आएगी। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड reserves, adjustment of capital accounts and preparation of balance sheet, preparation of loan account of the retiring partner, calculation of deceased partner and share of profit till the date of death, preparation of deceased partner's capital account and his executor's account। अब जिसकी डेथ हो गई उसको तो पैसा देंगे नहीं ना, उसको देंगे एक्जीक्यूटर को। और फिर क्या होता है, डिसोल्यूशन फर्म क्या हो जाती है, अगर उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स, टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिलेशन। कोई नया पार्टनर जब जुड़ता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का, देन वी विल मेक रियलाइजेशन अकाउंट। लास्ट पॉइंट से आपके अदर रिलेटेड अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ पार्टनर एंड कैश बैंक अकाउंट। अब है कंपनी अकाउंट की अगर बात करें तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल क्या होती है, नेचर और टाइप उसकी। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखो जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वही पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इशू एट प्रीमियम, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस एंड एरियर्स और इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोरफीचर और रीइशू ऑफ अ शेयर और डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी ने साल भर में जितना भी क्या करा है, शेयर इशू करे हैं, रिडीम करे हैं, डिबेंचर इशू करे हैं, रिडीम करे हैं, उनको बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में बैलेंस शीट भी रेडी करनी पड़ेगी। सेम होता है डिबेंचर, बस शेयर्स की जगह डिबेंचर वर्ड लग जाता है। शेयर जहाँ पर आपकी क्या होती है, इक्विटी होती है, ठीक है, और शेयर होल्डर्स जो ओनर होते हैं वही क्या होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स वहाँ पर होते हैं एक तरीके से जिन्होंने लोन कंपनी को दिया हो, क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, डिबेंचर्स हैज कलेक्टोरियल सिक्योरिटीज, डिबेंचर ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ, और ये सब है टॉपिक आपके डिबेंचर के। अब पार्ट बी पे चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। देखो हम अब तक जो P&L और बैलेंस शीट बना के आ रहे थे वो हमारे क्या कर रहे थे, कंफर्ट के हिसाब से बना के आए थे, जो बेसिक बनता है। बट जो कंपनी एक्ट 2013 आया उसके अंदर क्या है, उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया और उसे मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अब जब हमें फ्यूचर कॉमर्स में बनाना है तो हमें वो चीज़ तो पढ़नी ही पड़ेगी ना, तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करेंगे। वो फॉर्मेट जो क्या है, एज़ पर शेड्यूल 3 टू द कंपनी से 2013 के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सिलेबस क्लियर होना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। और इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत हार्ड है, बहुत इजी है। जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए तो बेसिकली सब कुछ ईजी रहने वाला है यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, उसमें क्या क्या टूल्स रहेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट यानी कि 2 ईयर्स का कंपेयर हम यहाँ पर कर सकते हैं, 2 मंथ्स का कर सकते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट हो जाएंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला, कॉमन साइज, कैश फ्लो अलग चैप्टर है, और रेशियो एनालिसिस। रेशियो में आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन तो फॉर्मूला के खेल, जिसको फॉर्मूला लर्न हो गया वो सारे क्वेश्चंस निकाल सकता है। कितने टाइप के रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो, और उनके अंदर भी होते हैं करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सबसे बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग लाइक अ गेम, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। लास्ट बचते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। देखो रेशियोज कैलकुलेट करने का क्या पर्पस है आपका, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको शॉर्ट रूप में बताना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, ताकि 2 आइटम्स के बीच में, जैसे कि आपका क्या है, डेट और इक्विटी, असेट्स और लायबिलिटीज, उन सबके बीच में क्या कर सकते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकें। लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एक कंपनी में, एक फर्म में कैसे कैश आता है, कहाँ पर हमने कैश यूज़ करा, तो हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। ये है आपका
अकाउंट्स का सिलेबस। इसके अलावा एक यूनिट बचती है पार्ट बी में, वो आ जाएगी आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो जो बच्चा कंप्यूटर लेना चाहे इसमें वो ये ले सकता है। उसको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एप्लीकेशन अकाउंटिंग, फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ठीक है, तो बेसिकली टीचर्स क्या प्रेफर करते हैं, वो दूसरी वाली जो यूनिट हमने ऊपर देखी कैश फ्लो रेशियो वाली, उसी को प्रेफर करते हैं। आई होप सो आप लोगों को आपका जो सिलेबस है क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम अपनी स्टडी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कभी बोरियत फील ना हो। टेक केयर, बाय बाय।